आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप एकदम बढ़िया हैं। सभी का स्वागत है क्लास में। नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू द सेशन। मैं एकदम ठीक हूं। आई होप आप भी एकदम बढ़िया होंगे। सेशन को देखिए स्टार्ट करते हैं। आपकी बायोलॉजी की इसके बाद क्लास आपको काफी गैप के बाद जो है दिख रही होंगी, बट क्लासेस आपकी ऐड होंगी, ठीक है? वो चिंता मत करिएगा, अगले हफ्ते आपकी क्लासेस में कुछ ऐड कराऊंगा। एंड जहां तक अगले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला जो टाइम है उसमें क्लासेस में ऐड कराऊंगा। कल और परसों जो आपकी क्लासेस हैं वो आपकी हिस्ट्री की क्लास है, ठीक है? बाकी क्लासेस का थोड़ा सा आप ट्रैक रखिएगा, कब कौन सी क्लास होनी है, ठीक है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आज बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, इस बारे में आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। आप अगर क्लास नंबर 1 से यहाँ तक लगा रहे हैं तो आपको अब तक समझ आ गया होगा इट इज इम्पॉसिबल कि बायोलॉजी आज खत्म हो जाए, बिकॉज अभी तो हमने स्टार्ट किया, अभी तो हमने कुछ ही टॉपिक्स जो है पढ़े, ठीक है? तो शुरू करते हैं कहानी को दोस्तों। डाउट्स के लिए क्वेश्चन टैब है, वहाँ पे डाउट्स अपने भेजिए और फटाफट से मैं आपके नोट्स बनवाता हूँ, ठीक है? चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं जी बातचीत। कल की क्लास में मैंने आपको अपेंडिकुलर सेक्शन पूरा पढ़ा दिया था और अब मैं आपको स्क्रीन पर वो डेटा नहीं दिखाऊंगा। अगर कल की क्लास आपकी छूटी है तो पहले आप उसे देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। अब मैं सीधा जो है आपके नोट्स बनवाने की कोशिश करूंगा। आपके नोट्स में आखिरी बात क्या लिखी है एक बार आप मुझे बताइए। चल कल समझा दिया है, आज नोट्स बनवाऊंगा और करीब 15-20 मिनट में नोट्स बन जाएंगे। हम करीब आधे घंटे के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है? वर्टेब्रल कॉलम तक हमने बातचीत लिख ली है। अब आप नोट करिए अपेंडिकुलर सेक्शन। आपके जो नोट्स हैं उसमें 80 हड्डियां ऑलरेडी लिखी हुई होंगी, जहां तक मेरा अंदाजा है। अगर आप रिपकेज कह रहे हैं तो 80 हड्डियां वाला डेटा लिखा हुआ होगा। पीडीएफ स्क्रूज में हर टॉपिक खत्म होने के बाद अपलोड करता हूं, क्योंकि ये टॉपिक अभी चल रहा है तो अपलोड नहीं करा है। आज की क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा। सबसे पहले याद रखेंगे इसके अंदर लिम्स आते हैं, जिसमें जो लोअर लिम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेग्स, और जो अपर लिम्स होते हैं, थोड़ा स्पीड बना के चलिएगा क्योंकि कल का डेटा है ये, इन्हें बोलते हैं हैंड्स। हेलो गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। इसके अलावा इसके अंदर आते हैं गर्डल, एक होता है पेक्टोरल जो कि शोल्डर वाले इलाके में है, एक होता है पेल्विक जो कि हिप वाले इलाके में है। जय हिंद, सभी का स्वागत है। अगर कल की क्लास का सेकंड हाफ आपका मिस हुआ है तो आपको समझ में चीजें नहीं आएगी, कोई भी फर्क नहीं है, संकट सब एक ही है। बच्चा और बचपन जैसे होता है, भाववाचक संज्ञा हम पढ़ते थे वो वाला है, बस स्केलेटल सिस्टम लिख सकते हैं या स्केलेटन लिख सकते हैं। कंकाल तंत्र है, ये कंकाल है। GIRDLE, ये हिप लिखा है, थोड़ा सा पेन परेशान कर रहा है ना जाने क्यों। PECTORAL। जी रुपेश, पूरी कोशिश है कि जो सवाल बने वो आपसे सॉल्व हो जाए, इसीलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अब आप लिखिए हैंड, एक्चुअली आप इसकी जगह लिखिए अपर लिम्ब। पेक्टोरल लिखा है PECTORAL। डाउट्स कृपया क्वेश्चन टैब में। अपर लिम्ब, इसे आप आर्म या फिर हैंड लिख सकते हैं। ये कल की फोटो में मैंने आपको दिखा दिया था। इसके अंदर एक ह्यूमरस नाम की हड्डी होती है। पेन को क्या हो गया आज? ह्यूमरस। मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेन परेशान कर रहा है साइड पे, या तो कुछ काम चल रहा होगा। रेडियस, अल्ना साथ साथ नोट कीजिए। कार्पल्स यानी रिस्ट वाली जगह। आप सभी के डाउट्स मैं एंड में पढ़ूंगा, तो आप कुछ भी अगर कहना चाहते हैं प्लीज क्वेश्चन टैब में भेजिएगा, जिससे कि आपके बात का मैं जवाब दे सकूं। मेटाकार्पल्स, रेडियस लिखा है, रेडियस अल्ना। कल की क्लास मिस हुई है मुझे लग रहा है कुछ बच्चों की, क्योंकि कल की क्लास के अगर आप आखिरी के 10 मिनट हैं उसमें थे मतलब, तो आपको ये सब नाम पता होने चाहिए थे। अगर कल की क्लास मिस है तो ये आपके पार्ट पे एक ब्लंडर है जी, आपकी सीरियसनेस पे मुझे हल्का डाउट है। और मैं साफ कहता हूँ, मैं कुछ घुमा फिरा के बोलने वालों में से नहीं हूँ, मैं तो साफ कह देता हूँ, बुरी लगती है लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को चाहिए सिलेक्शन बस। बुरा लग के मिले या अच्छा लग के, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखिए गर्डल जो कि है पेक्टोरल गर्डल। इसके अंदर 2 हड्डियां आती हैं, एक स्कैप्यूला जिसे आप ब्लेड बोन कहते हैं, और एक क्लैविकल जिसे आप
कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ +2 हो गए गर्डल। थोड़ा दिक्कत हो रही है भैया लिखने में। रिस्ट मतलब कलाई, श्याम ये वाला हिस्सा, ठीक है। अगर कल की क्लास करिश्मा मिस हुई है तो करीब आप आधे घंटे के बाद क्लास में आइएगा, वहाँ पे एक नया टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम नर्वस सिस्टम होगा, वहाँ से आप आज की क्लास देखिएगा। अदरवाइज आप पहले कल की क्लास देख के फिर आज की क्लास देखिए। 32 इंटू 2 64 बोन्स, ये 2 क्योंकि 2 हाथ होते हैं हमारे पास। क्लैविकल लिखा है CLAVICLE। क्लैविकल बोले तो ये वाली हड्डी, यहाँ पर जो हड्डी आपको महसूस हो रही होगी ये क्लैविकल है। इसे कॉलर बोन या ब्यूटी बोन बोलते हैं। आज मुझसे पंगा मत लेना, मैंने 8 से 10 के बीच में क्राइम पेट्रोल देखा है। 2 घंटे के गैप में 1 सवा घंटा क्राइम पेट्रोल देखा है मैंने। मुझे नहीं पता क्यों, मैं देखता नहीं हूँ ये चीजें, लेकिन आज जरा मैंने सोचा देख ही लेते हैं। चले आगे, आज पंगा मत लेना मुझसे, मुझे सारी तरकीबें आ गई हैं। लोअर लिम्स बोले तो लेग्स, नहीं इकोलॉजी नहीं होगी, चल। स्कैप्यूला बैक साइड पे होती है, यस। देखिए स्कैप्यूला को इमेजिन अगर खुशी हमें करना है तो मानो एक इंसान को जिसके पंख हैं, ठीक है, तो पंख जहां से निकल रहे होंगे वहां पर एक हड्डी सी होती है जिसे हम स्कैप्यूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन अ पर्सन जिसके पास पंख है। क्लैविकल यहाँ पे है ना हड्डी, आप टच करके देखो प्रशांत, यहाँ पर आपको एक हड्डी सी ऐसी महसूस होगी, कॉलर बोन इसे बोलते हैं। नहीं नहीं दिव्यांश, एक्चुअली वैसे तो इसे ब्यूटी बोन कहना बस जबरदस्ती की बात है। ये पता नहीं कौन ऐसा है जिसने स्टैंडर्ड सेट करके नाम लिखा है, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज एसएससी पूछ सकता है। बाकी इसका ब्यूटी से क्या कनेक्शन है आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नो, बस एसएससी ओरिएंटेड कंटेंट है तो लिखा जा रहा है। स्कैप्यूला भी 2 होंगी ना, सोच के देखो, और क्लैविकल भी 2 होंगे। ये बेटा एक साइड की बात लिखी गई है, इसलिए मैंने एंड में 2 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। कल की क्लास में सुई होगी आपकी। गर्ल्स बॉयज का इससे कोई कनेक्शन नहीं है भैया, बायोलॉजी है, सेम है। +2 गर्डल का करा गया है, कल की क्लास में सुई है, वही डांट खाने वाले काम है आप लोगों के। कल की क्लास में क्या मैंने ये सब नहीं आपको पढ़ाया है? कल की क्लास आप जाके देखिए, अगर आपकी कल की सुई है। लेग्स, फीमर, पैटेला जो कि नी कैप है, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटा टार्सल्स और पैलेंजिस। 19, 26, 27, 28, 29, 30 और यहाँ पर होगा पेल्विक गर्डल जिसमें एक ही हड्डी होती है, सिंगल हड्डी का होता है। +1 हो गया ये गर्डल का, इज इक्वल टू 31 इंटू 2 इज इक्वल टू 62 बोन्स। नी कैप लिखा गया है और आगे लिखा है पैटेला। टार्सल्स है। देखिए आज मेरी राइटिंग को दोष मत दीजिएगा बिकॉज आज मेरी राइटिंग की कमी नहीं है, आज थोड़ा साइट पे काम चल रहा होगा मे बी, या कुछ और इशू होगा, आई डोंट नो। तो थोड़ा सा पेन जो है बहुत स्मूथ नहीं चल रहा है। यस, ये 1 जो है गर्डल है ना, तो 1 गर्डल हो गया, 30 वैसे है तो टोटल 31, क्योंकि 2 पैर होते हैं तो इंटू 2 62। गुड इवनिंग। यस चिल। फैलेंजिस लिखा गया है PHALLENGES, ठीक है। चलें आगे। तो हमें पता है जो अपर सेट है वो हो गया 64 बोन्स, लोअर साइड जो है वो हो गया 62 का, तो अपेंडिकुलर हो गया 126, एक्सियल में पढ़ा चुका हूँ 80, टोटल हो गए 206।
बॉडी नोट करिए, आगे चलिए। फैलेंजेस जो हैं वो ये वाला पोर्शन है जो उंगलियों के अंदर छोटी छोटी हड्डियां आपको देखने को मिलती है, हर एक छोटी हड्डी को फैलेंज बोलते हैं, तो फैलेंजेस लिखा गया है उसे। रुकिए जरा, चलिए अब सभी लोग स्क्रीन पर फोकस करेंगे 5 मिनट। मैं ये डेटा आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समझाऊंगा और उसके बाद में नए टॉपिक की तरफ चलूंगा, ठीक है। अब पेन कॉपी को थोड़ा सा आप छोड़ सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। देखिए, ये डेटा को आप आराम-आराम से पढ़िए। वैसे मैं आपको इसे होमवर्क में दूँगा, एक बार मैं चाहूँगा कि आप इसे अच्छे से रीड करें, बट फिर भी मैं मेन-मेन बातें आपको क्लास में ही समझा देता हूँ, ठीक है? ये मेनली रीड करना है, इसमें कुछ नोट करने जैसा खास नहीं है। आप जानते हैं हमारी बॉडी में 206 हड्डी होती है। सीजीएल 2018 का ये सवाल था और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक तरीके की कनेक्टिव टिश्यू होती है। ठीक है, बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यू, व्हाई? बिकॉज ये हमारे एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है। ये वैसे टिश्यू के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, बट फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि हमारी बोन्स के ऊपर मसल्स वगैरह चढ़ी होती है, तो इसलिए हम इसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी कहते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब हड्डियां और मांसपेशियां दोनों मिला के जो सिस्टम बनता है, ठीक है जी। हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं उसमें कैल्शियम पाया जाता है और हमारी बॉडी में जैसे हमारी जो हड्डियां हैं बार बार दोबारा बनती रहती हैं, यानी रिपेयर होती रहती है। ठीक है मिथुन, आगे चल के ऐसा भी कर लेंगे जब थोड़ा सा और कंटेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? कुछ ऐसा नोट करने जैसा नहीं है, बट एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बन जाएगा। आगे चलते हैं। एक बार आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं। जो बातें आपको थोड़ी ध्यान से पता होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। ये शोल्डर ब्लेड को स्कैपुला बोलते हैं, कॉलर बोन क्लैविकल है, ब्रेस्ट बोन और स्टर्नम एक ही बात है। उसके अलावा लंबर वगैरह आप सब जानते हैं, टेल बोन ही ये है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। रिस्ट बोन कार्पल्स होती है और नी कैप पैटेला होती है और ये शिन बोन टिबिया होती है। ये चाहो तो जहाँ पे आपने टिबिया लिखा है उसके साथ आप नोट भी कर सकते हो। बस बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है जो यहाँ पे अलग लिखा गया है। बस टिबिया के साथ आप शिन बोन नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे। चलो, अब ये इसमें कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं है। हड्डियाँ कई तरीके की होती है, कुछ लंबी हड्डियाँ होती हैं जिनके अंदर बोन मैरो पाया जाता है, कुछ छोटी हड्डियाँ होती है, कुछ चपटी होती हैं और कुछ नॉर्मल किसी और शेप की भी हो सकती है, जैसे हमारा वर्टेब्रल कॉलम है या फिर हमारी रिब्स वगैरह है, वो इस कैटेगरी के अंदर आ सकती है। रिब्स वैसे तो फ्लैट होती है, बाकी आप इन्हें इर्रेगुलर के अंदर भी मान सकते हैं। वो कोई फिक्स काउंट नहीं है दिव्यांश, अराउंड 350-400 है, फिक्स ऐसा कोई काउंट नहीं है। आगे चलते हैं। ये क्या मैं उम्मीद करूँ थोड़ा-थोड़ा आप घर पे रीड कर लेंगे। टिबिया हमारे पैर के अंदर की हड्डी है, मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। रुकिए, कल की क्लास में वैसे बताया था। ये है ना टिबिया फिब्युला, ये 2 हड्डियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है? घुटने से नीचे है ये हड्डी। चलो जी, बोन मैरो के बारे में आप जानते हैं, अस्थि मज्जा आपने सुना होगा। ये कई तरीके के इसके अंदर सेल्स वगैरह बनते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं, उनका क्या काम होता है। वैसे हम इसे और डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे टिश्यू में, फिर भी आप चाहो तो एक बार इसकी रीडिंग कर सकते हो। ये थोड़ा-सा पढ़ लेना। जो हमारी हड्डी हड्डी का बाहर वाला शेल होता है, जो बाहर वाली कवरिंग होती है, उसे पेरियोस्ट्रियम बोलते हैं। ये आप नोट कर सकते हैं चाहें तो। नहीं, मैं करा रहा हूँ ऑलरेडी रीड। ये डेफिनेशन आप नोट कर लो अपने पास। ये दिशा आपकी गलती है ना बेटा? देखिए, ऐसा नहीं हो सकता 100% स्पून फीडिंग हो जाए, राइट? सम एक्सपेक्टेशन आई शुड हैव एंड आई शुड हैव, राइट? थोड़ा तो मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप रीडिंग करेंगे। इट इज जस्ट 1% ऑफ द टोटल कंटेंट। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उसका 1% ही बस होमवर्क में दिया जाता है आपको। अब बोन मैरो का थोड़ा सा मैं ऑपरेशन करना चाहूंगा आपके लिए, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। हेडिंग डालिए, बोन मैरो। अच्छा, नोट कर रहे हैं कि आप अभी पूरी कहानी तो नहीं लिखने बैठ गए आप? ओके, दिखा देता। यस, इसी क्लास में होगा अंशिका, वो नर्वस सिस्टम होगा। एक्सियल कल की क्लास में पढ़ा रखा है विकास, डिटेल में आप एक बार चेक करना। चलिए, बहुत बढ़िया, देखेगा। चलो दोस्तों, अब बोन मैरो की तरफ चलता हूँ।
ध्यान से समझना। बोन मैरो ना 2 तरीके का होता है। ये मैंने एक स्पेशल क्लास में सवाल कराया था, बढ़िया सवाल था वो। तो उसका डेटा मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। बोन मैरो होता है मेनली 2 तरीके का, 2 टाइप्स। पहला होता है रेड बोन मैरो, ठीक है? इसके अंदर आप जो पाया जाता है वो पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है? रेड बोन मैरो में। और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। अरे यार स्पेलिंग कर बोन मैरो, हाँ ठीक लिखा है। बोन अस्थि मज्जा है ना, हड्डियों के अंदर पाया जाता है ये। इसके अंदर मेनली आपको फैट सेल्स देखने को मिलते हैं, और इससे जो है मेनली फैट सेल्स वगैरह बन सकते हैं, और इसके अलावा कार्टिलेज बन सकते हैं, और बोन सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स। ये सब नाम आगे चल के लिखवाऊंगा, चिंता ना करें। बोन मैरो है MARROW। ये पेपर का सवाल था एक, कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स कहाँ बनती हैं। ऑप्शंस बड़े आसान थे, रेड के अलावा ब्लू था और ऐसे कलर थे, येलो था ही नहीं ऑप्शन में, तो बस सोचा आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, नोट कर लिया होगा आई होप। आगे चलते हैं। थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया जाएगा, याद रखेंगे जहां पर भी बोन शब्द मिलेगा उसे ऑस्टियो से एसोसिएट करेंगे, जहां सेल शब्द मिलेगा उसे साइट से एसोसिएट करेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऑस्टियोसाइट्स बन जाएंगे। यहाँ पे लिखा है, ये आप आराम से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। आप ये मत करो कि क्लास में आप सब कुछ साथ साथ नोट करो, समय खराब होगा, फाइल बनाने का पर्पस ही बीट हो जाएगा मेरा। ये फाइल मैं आपको दे दूंगा। एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा, जिसे जो कंटेंट बांटना हो बांट देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता तो पीछे वाटरमार्क लगा होता है, इसमें प्रतियोगिता मंत्रा का है मेरे नाम का। मेरे को ये कोई अनजान बच्चा है टीचर भी पढ़ेगा तो उसका फायदा ही होगा, लेकिन पहले अपना सिलेक्शन करा लेना। ऐसा ना हो कि ये फाइल किसी को दे दी, उसका हो गया, आपका नहीं हुआ। ये होता है बहुतों के साथ, इसलिए एक सजेशन दे रहा हूँ, पहले अपने बारे में सोचो। इट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जब अपना हो जाए तब जाके जो है गौतम बुद्ध बनना, दुनिया में अच्छाई को फैलाना। पहले खुद ज्ञान की प्राप्ति कर लो। टेंडन आगे चल के बताऊंगा विकास। ऑस्टियो शब्द बोन से एसोसिएटेड है, तो ऑस्टियोसाइट हो गए वो सेल्स जिनसे बोन बनती है, ठीक है? आगे चलते हैं। ये फाइल अब मैं आपको दूंगा, आप इसे आराम से घर पे पढ़ लेना। ओवर ग्रोथ ऑफ बोन्स को ये कहा जाता है। बोन्स बोन्स अंदर से खोखली हो जाती है, ये हम कवर करेंगे। विटामिन डी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, या कैल्शियम के बारे में पढ़ाऊंगा, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोमलेसिया है, ये सब वहाँ पढ़ेंगे। क्या मैं उम्मीद करूँ आप सब इसे खुद पढ़ लेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का डेटा है, ये आप ही को याद करना है। ये मैं क्लास में इसमें क्या ही पढ़ाऊंगी, फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूट जाने को कहते हैं, मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये मैं डेटा आपको दे दूंगा, एक बार इससे आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है? चलो जी आगे चलते हैं। ये सब डेटा मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये सब हो चुका है जी, ये भी पढ़ा चुका हूँ। एक छोटा सा पेज मैं आपको और पढ़ाना चाहता हूँ, इसके मैं आपके नोट्स बनवाऊंगा। आप हेडिंग डाल सकते हैं लिगामेंट और टेंडन। वैसे मैं इसे टिश्यू चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट क्योंकि इस चैप्टर का भी हिस्सा है तो आप हेडिंग डाल सकते हैं लिगामेंट एंड टेंडन। अभी काफी शॉर्ट में निपटाऊंगा, डिटेल में इसे पढ़ाऊंगा टिश्यू चैप्टर के अंदर। याद रखेंगे जो लिगामेंट होता है, इट कनेक्ट्स बोन टू बोन, और जो टेंडन होता है, इट कनेक्ट्स बोन टू मसल। अभी के लिए सिर्फ इतना लिखवा रहा हूँ, ज्यादा नहीं। सही समय आएगा तो और डिटेल में बातचीत कर लेंगे। नोट कर लिया? बिल्कुल बोल सकते हैं, दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं ऋषभ, ठीक है? ये मैं अलग से चैप्टर है, चिंता मत करो, इसे काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे। कौन सा ज्यादा कौन फ्लेक्सिबल होता है, कौन नॉन फ्लेक्सिबल होता है, सब पढ़ाया जाएगा। चलो अभी के लिए क्या मैं आगे चलूं दोस्तों? जो बच्चे पिछली क्लास नहीं देख के बैठे हैं, जैसे करिश्मा जी अभी उन्होंने पूछा था और भी कई बच्चों ने पूछा था, वो अब यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस फाइल की लास्ट की स्लाइड पे पहुंच चुका हूँ और एक नई हेडिंग डाल रहा हूँ, नर्वस सिस्टम।
कृपया करें मुझ पे और खुद पे, क्लासेस मिस ना करें। रीजन आपके जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्लासेस लगा लीजिए, नुकसान हो जाएगा वरना। नहीं प्रियांशु, प्रैक्टिस स्पेशल वाली चलती रहेगी। जो बच्चे स्पेशल लगाते हैं, मैं 2020 से अब तक हर महीने प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बीच में 2-4 महीने, एक 2-2 महीने करके कुछ हुआ था मेडिकल इशू, जिस चक्कर में मैं अवेलेबल नहीं था। अदरवाइज तब से अब तक ऑन एन एवरेज हर महीने में 20 घंटे तो स्पेशल में पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ। मतलब कोशिश मेरी रहती है कि जो बच्चे प्लस नहीं ले सकते उनका भी जो है फायदा होता रहे। नर्वस सिस्टम शुरू करा जाए दोस्तों। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका फोकस 100% जो है स्क्रीन की तरफ आ जाएगा। हम एक फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है आप में कोई ऐसा हो जो 50 किलो का हो, कोई हो सकता है 100 किलो का हो, कोई हो सकता है 150 किलो का हो, कोई हो सकता है 200 किलो का हो, कोई 80 किलो का। हर वजन आपका हो सकता है, ठीक है। अब हमेशा की तरह क्या होगा, जिनका वजन ठीक है वो लिखेंगे, बाकी सब बेचारे उदास हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर फोकस करो। आप सभी के अंदर जो दिमाग है वो 1400 ग्राम का ही है, क्योंकि नर्वस सिस्टम है। तो मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो आपका खुद का वजन नहीं है, मैं आपके ब्रेन की बात यहाँ पे करने वाला हूँ। यानी आप में जो दिमाग है वो 1300-1400 ग्राम का दिमाग है। थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आपका जो ब्रेन है वो करीब 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के आसपास का इसका वजन होता है। सबसे पहले तो यही बात नोट कर लीजिए, करीब 1.5 किलो का दिमाग होता है, ठीक है। अब आपस में बातें ना करें, फोकस करें। अब ये नर्वस सिस्टम का काम क्या है? नर्वस का मतलब क्या है? ये घबराया हुआ सिस्टम है क्या? ये नर्वस का मतलब क्या है? घबराया हुआ, स्ट्रेस में है, कॉन्फिडेंस इसका लो है। इसका मतलब है कि ये बना है नर्व्स से, मेड ऑफ नर्व्स। और नर्व्स खुद बनी होती हैं मेड ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन अलग होते हैं, नेफ्रॉन अलग होते हैं। याद रखेंगे, कहीं नोट कर लीजिएगा साइड में। न्यूरॉन जो है ये हमारे ब्रेन से एसोसिएटेड है या स्पाइनल कॉर्ड से, और भी चीज़ों से होता है वैसे तो। और जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन, ठीक है, ये जुड़ा है हमारी किडनी से, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो कई बच्चे पेपर में फंस जाते हैं, तो ये स्पेशली यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। अब ये बना होता है हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी नर्व्स से, जो कि न्यूरॉन से बने होते हैं। इसका काम क्या होता है? कंट्रोल्स द बॉडी। और ये होता है हमारे शरीर का सीपीयू, सीपीयू ऑफ बॉडी। डिटेक्ट्स द चेंजेस, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। मैं समझाता रहता हूँ, आप नोट करते रहिए। देखिए, सारा खेल दिमाग का है। अगर दिमाग खराब हो गया तो आपका वजन कितना ही हो, आप कितने ही शक्तिशाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही दिमाग है जो किसी को शहीद करता है और किसी की मृत्यु कराता है। यही वो दिमाग है किसी को देशभक्त बनाता है, किसी को देशद्रोही बनाता है। यही वो दिमाग है जो किसी को कामयाब और किसी को जो है एक फेलियर बनाता है ना। यही है सब कुछ। आप जब ऑफिस में जाएंगे ना, तब आप देखेंगे एक समय होता है, जो बच्चे 15 साल की उम्र के आसपास होते हैं ना, उन्हें लगता है कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उनके लुक्स मैटर करते हैं। जब वही इंसान 25 से 30 के आसपास होता है ना, तब उसे समझ आता है कि सारा खेल दिमाग का है। जब आप अपने ऑफिस में जाएंगे ना, तब आप इस चीज को नोटिस करना कि जो कमिश्नर है ना, वो कमिश्नर ही है। भले ही उसकी हाइट 5 फुट हो, 6 फुट हो, या 5.5 फुट हो, वो कैसा भी दिखता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई अंडर सेक्रेटरी है ना, वो अंडर सेक्रेटरी ही है। उसके आगे कोई एएसओ या कोई टीए या कोई स्टेनो नहीं है कुछ। देखिए, डोंट टेक इट अदरवाइज। जो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ उसे समझिए कि इट इज अबाउट आपने दिमाग अपना कैसे चलाया सही समय आने पे। वरना वही है कि एक समय आता है, इंसान को लगता है मेरा कद छोटा है, मेरा वजन ज़्यादा है। उसके बाद एक समय आता है जब वो इंसान समझता है कि सारा खेल दिमाग का है। 2-4 साल बढ़िया से दिमाग लगा के कुछ बन जाऊँगा, तो ज़िंदगी सफल है आपकी और आपके परिवार की। इसके साथ एक मैसेज भी छुपा है कि आप अपनी उस गोल्डन एज में हैं जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 30 साल, 35 साल आपके वैसे ही होंगे जैसा आप कुछ करेंगे। अगर आप इंस्पेक्टर बनेंगे, तो इंस्पेक्टर वाला जीवन आपका 30 साल चलेगा। भले ही आप बीच में सुपरिटेंडेंट बन जाए या एसी बन जाए, बट स्ट्रगल, मेहनत उसी लेवल की चलेगी। अगर आप अभी टीए बन के रह गए, तो जब आप एसी बनने वाले थे तब हो सकता है आप इंस्पेक्टर बने, है ना। तो टीए को मैं छोटी पोस्ट नहीं कह रहा, ठीक है। समझने वाले को बात समझ आ गई होगी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि वो 10-20 नंबर का खेल है। थोड़ा सा पुश कर लोगे, 10-5 सवाल और सॉल्व कर लोगे, तो जीवन नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। देखो, नौकरी जब लगेगी ना, तो आखिरी पोस्ट पे मिली तो खुश रहेंगे, बट जब तक पेपर नहीं हो रहा ना, हम तो टारगेट करेंगे 4600 या 4800, उससे नीचे कुछ भी नहीं। खैर, नर्वस सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, इट कंट्रोल्स दी बॉडी। मैंने बॉडी पूरा का पूरा लिखा है। हमारे शरीर में जो होता है वो नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। हमारी बॉडी का सीपीयू है, इंटरनल एक्सटर्नल चेंजेस को ये कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम का मतलब श्याम है तंत्रिका, तंत्र। मेरा ख्याल यही है, कहीं मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज करेक्ट मी। मेरा ख्याल यही है, ठीक है। डिटेक्ट्स दी चेंजेस, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल कैसे? अगर बाहर से कोई किसी को पंच करता है तो आपको महसूस होगा। क्यों पता लगा? क्योंकि वो एक्सटर्नल चेंज है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमें पता लग जाता है। हमें बुखार हो जाता है, हमें पता लग जाता है। हमारी किडनी में पेन है, हमें पता लग जाता है। तो जो बॉडी के अंदर चल रहा है ना, वो भी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। बट
ये नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स है ना, इनके एक रिश्तेदार हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं, जैसे कि जिन्हें हम हॉर्मोन्स के नाम से जानते हैं। हॉर्मोन्स इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। अरे बस यार क्या कर रहे हो ये फर्जीपना मत करा करो मेरी क्लास में, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। पढ़ लो बेटा पढ़ लो, मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद ये सब। मैं कैसे बताऊँ, मैं नया-नया नहीं हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों की थोड़ी मदद करता हूँ। मेरा मकसद मुझे पता है। आप विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल रिस्पेक्ट टू योर लव, मैं पढ़ाने आया हूँ, पढ़ते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। मेरे लिए वही असली ताली है, ठीक है जी? फ़ोकस करें। देखिए, हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। इसीलिए ऐज के साथ आपको अपने अंदर चेंजेस दिखते हैं। जब आप 15 साल के थे तो आपका दिमाग बिल्कुल ही अलग था। अब आप मान लेते हैं 20 साल के तो आपका दिमाग बिल्कुल अलग है, 25 के हैं तो बिल्कुल ही अलग है। आप अपने ही अतीत में जाकर ना खुद को ही पीटना चाहते होंगे कम से कम 10-5 बार तो, कि ये क्या करा है तूने? होता होगा सबके साथ ऐसा होता है, अरे यार क्या कर रहा है भाई तू? है ना? तो वो हमारी जो बॉडी के हॉर्मोन्स है वो एज के हिसाब से सीक्रेट होते हैं, अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो चलता है। ये मैं आपके लिए अगले पेज पे लिख देता हूँ। हॉर्मोन्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट क्या सारे हॉर्मोन्स बेकार होते हैं? एक्चुअली कोई हार्मोन बेकार नहीं होता, सारे हार्मोन्स काम के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है वही है एंडोक्राइन नर्व सिस्टम। आई होप आपको एंडोक्राइन शब्द का मतलब पता है, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नोट करिए। अभी हमेशा की तरह मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के फोटोज वगैरह सब दिखाऊंगा, पहले इसे कवर कर लेते हैं। अब देखिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो 3 हिस्सों में मेनली हमने तोड़ा हुआ है। इंसान की पता है सबसे बड़ी गलती क्या है? इंसान हर चीज़ को तोड़ देता है। मतलब वो हर चीज़ को सिम्प्लीफाई करने के लिए दीवारें बना देता है बीच में, चाहे वो ज्योग्राफी देख लो, देश तोड़ के रख दिए, अलग-अलग देश बना दिए, है ना? चाहे आप पिक्चरें देख लो, दिल तोड़ दिया, चाहे आप बायोलॉजी देख लो, हमने हर ऑर्गन को तोड़ दिया, बॉडी को तोड़ दिया। इंसान कुछ इसी तरीके का है। वो ईज़ी करने के लिए चीज़ों को जो है, सिम्प्लीफाई करने के लिए चीज़ों को तोड़ देता है। तो नर्वस सिस्टम को भी हमने 3 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। सबसे पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मेन है, जिसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। स्पाइनल कॉर्ड। दूसरे नंबर पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्रेनियल नर्व्स आती हैं और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। और तीसरा होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक आता है और पैरा ऑटोनॉमस, NOMOUS। विशु सही समय आने पे बता दिया जाएगा। सिंपैथेटिक। अब देखिए स्क्रीन पर जो भी लिखा है ना, एक मिक्स की मिठाई आती है ना दिवाली पे घर पे, वही 500 वाला डिब्बा जो पहले 400 का होता था, ये उसकी तरह है। सबका फोकस जो है वो 2-3 मेन मिठाइयों पे है। इस पेज पे भी वो मेन मिठाइयों में ब्रेन ही है। मतलब ब्रेन के बारे में हर कोई सबसे ज़्यादा जानता है, और जैसे-जैसे आप नीचे की तरफ आएँगे डेटा ज़बरदस्ती का है। यानी आप स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जानेंगे, आपको थोड़ा-सा पता होगा, क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स के बारे में थोड़ा और पता होगा। इसके बारे में अधिकतर लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं होता, बस ये पता है कुछ है, दिल धड़क रहा है, तेज़ धड़कता है, धीरे धड़कता है। हम कोशिश करेंगे इसे जो 6 के 6 नाम लिखे, इसे अच्छे से हम पढ़ेंगे। लास्ट में क्या लिखा है? SYMPATHETIC, और सेकंड में पैरा लगा दिया इसके आगे बस। इसका मतलब क्या है सही समय आने पे बता दिया जाएगा। हम एक-एक करके पढ़ेंगे, सबसे पहले हम दिमाग को पढ़ेंगे और मेनली यही हमारा टॉपिक है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सबसे सवाल आते हैं, लेकिन नाम मात्र। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी ब्रेन के बारे में। दिमाग की लोकेशन, अगर होगा दिमाग तो वो होगी अंडर क्रेनियम बोन्स। ये पेपर पूछ चुका है, मुझे नहीं पता क्यों पूछ चुका है, बट ये पूछ चुका है। ऋषभ बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ बढ़िया से सिखा के भेजूंगा। जहां तक मुझे पता है आप लोगों को ऑलरेडी थोड़ा-थोड़ा आइडिया है, वहां तक कैसे लिख रहा हूँ। जब समय आएगा तो डायग्राम वगैरह सब दिखाऊंगा। अब हम ब्रेन के बारे में पढ़े, उससे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं जिससे ब्रेन बना है, जिससे पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना है, जो कि है न्यूरॉन। तो आप उसी के नीचे चाहो तो एक नई हेडिंग डाल दो, न्यूरॉन। देखो, न्यूरॉन सबसे पहले याद रखना है, इसके बारे में कुछ प्यारी-प्यारी बातें। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम।
और न्यूरॉन ही नर्व सेल है, तो आप पूछें उससे पहले मैं ही बता दूं, और दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। मनीष, आप उसके नीचे एक नई हेडिंग डाल दो, जैसे आपने ब्रेन लिखा ना, एक लाइन लिखो, उसके नीचे फिर एक नई हेडिंग डाल दो, न्यूरॉन। एक्चुअली न्यूरॉन पूरे नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, तो हम कहीं पे भी इसे पढ़ सकते हैं, इसे पहले ही पढ़ा देता हूँ। नहीं अंशिका जी, वो किडनी का हिस्सा है बेटा, अभी बताया है थोड़ी देर पहले। मनी मिठुन, इससे थोड़े ज्यादा है। हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स का काउंट है, कोई बात नहीं, न्यूरॉन्स का जो हमारा काउंट है ना, वो है बस 86 बिलियन से 130 बिलियन। ये सरकारी डेटा है, इसके बीच में जो मिले टिक कराना। ये विशु बस आइडिया लगाया जाता है, तभी इतना बड़ा रेंज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं समझ सकता हूँ रितिका, उस केस में आप थोड़ा सा इंटरनेट का साथ साथ इस्तेमाल करते चलें। सबसे लंबा सेल है हमारे शरीर का ये, और ये बेसिक यूनिट, यानी इससे ही मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम बना है। और हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स की संख्या है वो 86 बिलियन से 130 बिलियन है। अब ये कई सारे हैं, तो ये आपस में कनेक्टेड होंगे। एक शब्द होता है जिसे साइनेप्स या साइनैप्स बोलते हैं। दिस इज द गैप बिटवीन टू और मोर न्यूरॉन्स। ब्रेन की लोकेशन है अंडर क्रेनियम बोन्स ऋषभ। अभी सब कुछ डायग्राम से दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। नोट कर लिया? अब देखो, एक न्यूरॉन बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक सा, ऐसा जो हम अपनी कॉपी में भी बना सके। एक न्यूरॉन मैंने ऐसे करके बना दिया। कुछ ऐसा दिखता है न्यूरॉन, ठीक है। और ऐसे हमारे शरीर में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी, जिसे साइटोन भी कहा जाता है। साइटोन और सेल बॉडी एक ही बात है। अब मान लेते हैं कोई एक और न्यूरॉन यहाँ पे बेचारा बैठा है, तो इनके बीच में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके ट्रांसमिट होगी ना। यानी ये बीच वाला गैप, क्या आप समझ पा रहे, दिस इज साइनैप्स। जहां से इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, ऐसे और भी बहुत सारे कनेक्शन बने होंगे यहाँ पर। जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, इन डंडियों को बोलते हैं डेंड्राइट या फिर डेंड्रॉन। ये करते हैं जी रिसीव इंफॉर्मेशन। ये पेपर का सवाल है। रिसीव यानी ये ना सेल का अपना, ये सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन देता है डेंड्राइट। यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, और यहाँ से इंफॉर्मेशन इस तरफ जाती है। इस तरफ इंफॉर्मेशन चल पड़ी है। ये जो लंबी सी डंडी है, इसे एक्सॉन बोलते हैं। ये इंफॉर्मेशन यहाँ से आगे दूसरे न्यूरॉन्स तक चली जाती है, तो मैं कह सकता हूँ एक्सॉन जो है वो सेंड करता है इंफॉर्मेशन टू अदर न्यूरॉन्स। और डेंड्राइट अगर आपने ऊपर लिख लिया है तो दोबारा मत लिखना, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। साइनैप्स इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ये है ना, पीछे लिखवाया तो है साइनैप्स। कर लिया आपने नोट? ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब जो मैं पर्पल कलर से शेड कर रहा हूँ, ये पर्पल वाला जो है, इसे बोला जाता है एक्सॉन हिलक। ये जो एक्सॉन हिलक है, ये है कनेक्शन बिटवीन साइटोन एंड एक्सॉन। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। हमारी गर्दन के जैसा है ये, यानी इस पोर्शन को इस पोर्शन से कनेक्ट करने वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसे एक्सॉन हिलक बोलते हैं। आज की क्लास में टॉपिक शायद पूरा नहीं होगा, बट हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम पोर्शन इसका तैयार कर लें।
एक्सॉन एंड साइटोन, साइटोन एंड एक्सॉन, साइटोन ये लिखा, एक्सॉन ये लिखा। जी हाँ दिशा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रितिका क्लासेस ऐड हो जाएंगी, चिंता ना करें। ऋषभ, साइटोन और सेल बॉडी एक ही बात है, अभी डायग्राम दिखा दूंगा। ये वाले पोर्शन को साइटोन बोला जाता है। ये कुछ नहीं है, ये दिखा रहा है कि और भी बहुत सारे न्यूरॉन्स है और कुछ नहीं है। अब कुछ चीजें मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। माइलिन शीथ, कोटिंग ऑन एक्सॉन, एक्सॉन के ऊपर एक कोटिंग चढ़ी होती है, कवरिंग चढ़ी होती है, और इसे माइलिन शीथ बोलते हैं, या शीट बोल सकते हैं आप इसे, मेड ऑफ फैटी मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड बाय, एक सेल होते हैं हमारे शरीर में ग्लायल सेल्स, वहां पर ये बनती है, और ये करती है कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। ये ग्लायल का सिर्फ नाम ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। ध्यान से ध्यान रखना है, साइटोन के बीच में क्या होता है, साइटोन के बीच में क्या होता है। इस पोर्शन की आप अगर बात कर रहे हैं इसकी, तो ये एक्सॉन हिलक है, इस पॉइंट को ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। अब क्या होता है ना कि अगर मैं जैसे एक न्यूरॉन आपके बना के दिखाता हूँ, तो इसके ऊपर शीट आप थोड़ी सी देख देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप अगर नोटिस करेंगे तो शीट ऐसी बीच में से दबी हुई है, यहाँ पर आपको जोड़ देखने को मिल रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, ये हैं गैप्स इन माइलिन शीथ, इसे बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवायर, और इनका काम होता है सिग्नल को बूस्ट करने का। यस कौशिक। अब एक आध फोटो दिखाऊंगा, उससे आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। पहले एक दो लाइनें और लिख लीजिए। और रुपेश, फोटो दिखाते ही सब कुछ समझ जाएंगे, अभी बस आप एक बार नोट्स बना लीजिए मेरे कहने से। MYELEIN, GLIAL, यस सागर। ग्लायल सेल्स बोलते हैं उसे अभिजीत। न्यूरो ट्रांसमीटर fluid is present in the neurons, information या फिर signal travels in the form of electrical, या फिर और बेटर टर्म होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस। अभी लिख लीजिए, सही समय आने पे समझा दूंगा, चिंता ना करें। यस रुपेश, समझाता हूँ भैया, तुम लोग भी यार गजब ही इंसान हो। एक मिनट रुकिए, कुछ फोटोज मैं आपको जो है स्क्रीन पर दिखाऊंगा।
अभी बताता हूँ सामने देखिए जी, एक फोटो मैं आप सबको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आई होप उससे आप बात को समझ पाएंगे। आराम से इस पूरी फोटो को ऑब्जर्व कीजिए और जो जो नाम आपने अभी तक सुने हैं उन्हें देखने की कोशिश कीजिए। रुपेश, सब चीज़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक से जुड़ी हैं अल्टीमेटली। आपके हाथ से लेकर आपकी चेयर के बीच में जो कनेक्शन है, या ये हाथ इससे पार क्यों नहीं हो रहा, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से जुड़ा है। मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सब जगह हैं। अब वो डिटेल में जाने का जो है समय नहीं है अभी। सर बीच में अभी भी लग रहा है आंख लगी हुई है। एक बार चेक करो सही से। उस 2 मिनट के बीच में कर दिया कमेंट। तीसरे मिनट कर देते यार। समझ गए आप सभी लोग, साइटोन सेल बॉडी समझ गए? आप पूरी कहानी समझ आ गई। लॉजिक कुछ कुछ ऐसा है दोस्तों कि जैसे यहाँ पर एक न्यूरॉन को इमेजिन करोगे, वो इन्फॉर्मेशन इससे देगा, यहाँ पे वो प्रोसेस होगी और यहाँ से आगे चली जाएगी। इसके ऊपर कवरिंग चढ़ी हुई है यहाँ पर कुछ इस तरीके की। बीच में जो ब्रेक्स हैं वो नोड ऑफ रणवीर सिंह है। ये जो कवरिंग है माइलिन शीथ है। और ये जो गर्दन जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये एक्सॉन हिलॉक है। गोल्जी बॉडीज वगैरह सब आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर का जो सामान है इसे आप प्लीज इग्नोर कर दीजिए। ये एक अलग से हम चैप्टर के रूप में, ईआर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, सब आपको चैप्टर के रूप में पढ़ाया जाएगा। हाइपोथैलेमस कहाँ है? ब्रेन में है। ठीक है, चलें आगे। इसे ऑब्जर्व कीजिए, ये थोड़ा सा अलग तरीके का डायग्राम है। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है साइनैप्स नाम का गैप भी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से यहाँ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर भी आप देख पा रहे होंगे। जूम कर देता हूँ थोड़ा। समझ गए आप कैसे यहाँ से बिजली जो है भाग रही है इधर? इम्पल्स का मतलब एक सिग्नल है। शायद एक बच्चे ने अभी डाउट पूछा था कुछ देर पहले। इम्पल्स का मतलब एक सिग्नल और कुछ भी नहीं। जी हाँ, ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है और दोनों ही कंप्यूटर से बनाए हुए नकली डायग्राम है। ये थोड़ा थोड़ा माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे हैं तो मैं आगे चलूँ। और ये एक और डायग्राम है। बस ये डायग्राम्स इसलिए ऐड करेंगे जिससे आप चीज़ों को समझ पाए, आपस में बातें ना करें। जो आप क्वेश्चन टैब में अपना डाउट भेज दीजिए, इफ पॉसिबल टाइप करके, अदरवाइज आप रेज हैंड भेज दीजिए और 11:30 के आसपास याद दिलाइएगा। दिशा उन्हें उसी समय में बोलूँगा, मोहब्बत जो है उन पे बरसाऊंगा मैं। मेरा नुकसान नहीं है, आप ही लोगों का नुकसान है। ये तो आपको एक दूसरे को समझाना होगा। देखो मेरा कुछ नहीं जाता। मैं हर क्लास के 20-25 मिनट डेडिकेट करता हूँ। उसमें मैं स्क्रीनशॉट खोलूँ या कुछ खोलूँ, 12 बजे तक क्लास होती है, मैं 12:15 बजे तक कोशिश करके उसके बाद चले जाता हूँ। ये आप लोगों को देखिए, आप लोग स्कूल के बच्चे नहीं हैं, आप ऑलमोस्ट अधिकतर बच्चा ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन की स्टेज पे है। तो ये समझाने वाली बात नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। 1-2 बार आपके खुद के डाउट छूटेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, जो समझ गए। ये कलर वलर सब हम बैठ के कंप्यूटर से करते रहते हैं। असली में ऐसे रंग बिरंगा कुछ भी नहीं होता है। ये बस हम लोग खाली बैठे होते हैं तो हम ऐसे जबरदस्ती रंग बिरंगी चीजें बनाते रहते हैं। असली में बहुत ही बोरिंग दिखती हैं ये सब चीजें। क्या आपको न्यूरॉन पूरे तरीके से समझ आ गया? ये सब पोर्शन समझ गए आप, क्या होता है कैसे होता है? यस रुपेश, बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो आपको क्या लगता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे? जी हाँ। लेकिन क्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी पाए जाएंगे और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में भी पाए जाएंगे? जी हाँ, पूरे नर्वस सिस्टम की अगर ये बेसिक यूनिट है तो सब में पाए जाएंगे, है ना? लेकिन जो यहाँ के ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये वाले, और मैं इन्हें अलग से मार्क कर देता हूँ। यहाँ के जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स आर कवर्ड विद माइलिन शीथ मेड ऑफ या मेड अप ऑफ ग्लायल सेल्स। बट जो यहाँ के न्यूरॉन्स हैं ये कवर होते हैं, कवर्ड विद myelin sheath made up of Schwann cells। ये बहुत ही फालतू बातें हैं, पढ़ाने का पर्पस एक ही है, जो आप पेपर में टिक कर पाए। पीएनएस, सीएनएस, एएनएस अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया गया है। देखिए,
PNSANSCNS। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, इसे न्यूरोलॉजी बोलते हैं, और जो डॉक्टर भाई होते हैं जो ये काम करते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। चलें जी आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन को डिटेल में। जनरली यस दिव्यांश इन लोगों के नाम पे रख देते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। ये जो भी हम अभिजीत पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे हैं, बाकी एनिमल्स का ब्रेन सिमिलर होता है, सेम नहीं। यस चल। अब दोस्तों वापसी आप हेडिंग डाल लीजिए ब्रेन की। पहले समझा देता हूँ, स्क्रीन पर देख लेना, उसके बाद नोट्स बनवा दूंगा। ठीक है, आराम से इसे लिख लो। पहले 5 से 7 मिनट समझा दूंगा, उसके बाद जो है आप आराम से मैं आपके जो है नोट्स बनवा दूंगा। ठीक है, अभी भी जो है 20 डाउट्स हैं। देखिए आपके चिल दोनों सवालों के आंसर यस है। बर्थ से सिस्टम होता है और वो धीरे धीरे डेवलप होता है। चलें आगे। अब मैं आपको अपने तरीके से पहले 5 मिनट समझा देता हूँ। कोशिश करिएगा पेन कॉपी छोड़ दीजिएगा और बातों को सुन लीजिएगा। नोट्स जो है मैं आपके फिर उसके बाद बनवा दूंगा। देखिए, जो हेलमेट होता है, मान लेते हैं हेलमेट है, उसका काम होता है आपके ब्रेन, आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली आपके स्कल को प्रोटेक्ट करना। अब अगर हेलमेट के अंदर मैं आपको कहता हूँ ऐसे 3 लेयर लगी हुई है और यहाँ पर आपका स्कल है, तो आपको क्या लगता है लेयर ए बी सी में हार्डेस्ट लेयर कौन सी होनी चाहिए जिससे आपका स्कल बच सके? ए। और सबसे सॉफ्ट लेयर कौन सी होनी चाहिए? सी वाली। नोट मत करना, सिर्फ सुन लो। इसका रीजन भी देखो क्या है ना, कि बाहर से इम्पैक्ट आता है तो सबसे पहले ये अगर स्ट्रांग होगी तो इम्पैक्ट को झेल जाएगी, और एंड में यहाँ पर मुलायम होने से क्या होगा, कुशन टाइप यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब अगर मैं इसी तरीके आपके ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन में कुछ कहानी कैसे चलती है मैं आपको कुछ फोटोज के जरिए समझाता हूँ। देखो दोस्तों, ये है आपका प्यारा सा दिमाग, यहाँ पर ये है आपका स्कल, और यहाँ पर है ये आपके बाल। तो बालों को अगर मैं अभी के लिए इग्नोर कर दूं, तो ये जो आप यहाँ पर लेयर देख रहे हैं, ये जो पतला सा पोर्शन आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी कई सारी लेयर्स होती हैं। यानी अगर मैं इसी को जूम करके देखूं तो यहाँ पे कई सारी लेयर्स होती हैं, और उसके बाद यहाँ पे होता है स्कल। इस पोर्शन को एक साथ बोलते हैं मेनिंजेस। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका कितना ही मन करे नोट मत करिए, बस पहले सुनते रहिए बात को। इसे मेनिंजेस बोलते हैं, जिसमें 3 लेयर्स मेनली पाई जाती है। एक बाहर वाली जो कि सबसे स्ट्रांग होती है, एक बीच वाली जो उससे मुलायम होती है, और एक उसके बाद जो कि सबसे ज्यादा मुलायम होती है। अब आप कितना ही बढ़िया चीज बना दो, क्या बीच में थोड़े थोड़े स्पेस तो रह ही जाएंगे ना यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पर भी डार्क ग्रे कलर देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्पेस रह गया, तो यहाँ पे भरा होता है लिक्विड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि ये जो स्पेसेस हैं इसे कंट्रोल करता है, मतलब इस स्पेस को भरता है, साथ में ये इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसमिट करता है। सब कुछ नोट करा दूंगा, पहले बस आराम से सुनते रहो। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए कि आपका जो ब्रेन है उसके ऊपर 3 लेयर्स होती है, दिस दैट? ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपका प्यारा सा दिमाग है। अब इसमें 3 लेयर्स आपको जो है ध्यान रखनी है। सबसे पहले ऊपर की तरफ स्किन हो गई, यहाँ पर ये आपके बाल हो गए, ऊपर से इमेजिन करना। अब अगर मैं उसे हटाता हूँ तो क्या उसके अंदर आपको हड्डी देखने को मिलेगी? यहाँ पर ब्रेक अभी नहीं मिलेगा, आप पानी साथ साथ चाहे तो पी सकते हैं। ये समझ पा रहे, हड्डी के जब नीचे जाएंगे तो 3 लेयर आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें एक ड्यूरा मैटर, एक एराक्नॉइड और एक पाया मैटर होगी। इसमें ये सबसे स्ट्रांग होगी, हार्ड होगी, और ये सबसे मुलायम होगी। क्या आपको 3 लेयर ऑफ मेनिंजेस समझ आ पा रही है? यानी अगर मैं डायग्राम बाजी को बनाऊं तो सबसे ऊपर बाल होंगे, बाल को हटाओगे तो स्किन दिखेगी, स्किन को हटाओगे तो बोन दिखेगी, बोन को हटाओगे तो मेनिंजेस दिखेगी, और मेनिंजेस को हटाओगे तो वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिखेगा, और उसके बाद आपको ब्रेन दिखेगा। मेनिंजेस के 3 हिस्से होंगे, ड्यूरा मैटर, एराक्नॉइड और पाया मैटर। यहाँ तक ऑल गुड है? अब इसके अंदर जो हमारा ब्रेन पाया जाता है, ये वाला पोर्शन, इसे हम अभी स्टडी करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले मैं इतने पोर्शन के नोट्स बनवा देता हूँ। इसके अंदर हम इसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या आता है, मिड ब्रेन में क्या क्या आता है, ये सब चीजें मैं आपको आराम आराम से नोट करा दूंगा। ये कुछ नहीं है, एक पतली सी झिल्ली जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं, बहुत पतली लेयर आप इमेजिन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, ये बस डायग्राम में लिखा है तो मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है। स्किन और बोन के बीच में बहुत पतली लेयर होती है जिसे इस नाम से जाना जाता है।
चलें दोस्तों आगे, आप इसे इस तरीके भी थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे ऊपर स्कैल्प है, उसके बाद आपका स्कल है यानी हड्डी है, फिर ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर है। अब यहाँ पर भी आप कई सारे नाम देखेंगे, उन्हें इग्नोर कीजिए। एसएससी ओरिएंटेड एसएससी लेवल की बात को समझिए। आई होप आप सीक्वेंस समझ गए होंगे। चलो ये मैं आपके नोट्स बनवा देता हूँ। हम थे इस पेज पे, आपने लिखा होगा ब्रेन। सबसे पहले इसकी लोकेशन, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। यानी स्कल। इसका वजन वैसे मास होना चाहिए बट ऐसे ही लिखा जाता है, 1400 ग्राम से 1800 ग्राम तक जा सकता है। 1300 ग्राम भी सही है, सारे के सारे सही हैं, कोई फिक्स वेट नहीं है। इसका डेवलपमेंट जनरली टिल 7 to 8 ईयर्स ऑफ एज। बट हाल ही में ये जनरली क्यों लिखा है, हाल ही में एक रिसर्च से पता लगा है कि ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट को लगता था कि जनरली 4-5-6 साल तक की आयु में ही बच्चे का दिमाग जितना विकसित हो गया उतना रहता है। बट करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करते तो आपने सुना होगा कि ब्रेन जो है पूरी उम्र तक यानी जब तक आप जिंदा है नए नए कनेक्शंस बनाता रहता है। और इसका मतलब ये है कि ये जो बात हम पढ़ रहे हैं 7-8 ईयर्स वाली, ये इनकरेक्ट है। बट क्योंकि अभी किताबों ने उसे एडिट नहीं करा है, अभी भी हमारी सरकारी किताबें इसी को मान रही है और एसएससी उसके हिसाब से ही चलता है, तो आपको ये डेटा लिखवाया जा रहा है। चलें आगे। अगले पेज पे मैं लिख रहा हूँ मेनिंजेस। गुड़ खाने से शुगर होता है, आप ये कह रहे हैं, आपका सवाल का आंसर है नो। ये कुछ वैसा सवाल है, अदरवाइज मत लेना, मैं आपको आपके सवाल का आंसर सही तरीके देता हूँ। बाइक चलाने से एक्सीडेंट होता है? नहीं। बट क्या हो सकता है? हो सकता है। किस केस में हो सकता है? अगर आप सही से ना चलाएं। बिल्कुल वैसे ही ये है, गुड़ खाने से शुगर होता है? नहीं। बट होने को हो सकता है अगर आप ज़्यादा खाएं, आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन ना करे। मेनिंजेस सेट ऑफ 3 लेयर्स बिटवीन। बाकी माने ना माने, चीनी से तो बहुत ही अच्छा होता है गुड़। मैं अच्छा कंपैरेटिव शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ इस। चीनी से फर्जी कुछ नहीं है इस दुनिया में। अभी मैं कह रहा हूँ जो क्लास से पहले जिसने भी चाय पी है, तो दिन में 5 से 7 चाय पी ही लेता है। आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, हार्ड फाइब्रस टिश्यू, मिडल arachnoid, ये मीडियम हार्ड, इनर मोस्ट पाया मिड। चाय पीना इतना बुरा है क्या? नहीं नहीं, चाय पीना अच्छी बात है। सेम वही आराधना आपके सवाल का आंसर जो अंकित को दिया था। मैं तो बहुत चाय पीती हूँ, या तो मैं चाय, या मैं तो चाय बहुत पीती हूँ। आप दिशा एक बार सोचिए। चलें आगे। नोट कर लिया? अब सभी लोग फोकस करें। देखिए जब टॉपिक भारी होते हैं तो बीच में छोटी मोटी हंसी मजाक आपके लिए कर देता हूँ, बट फोकस नहीं हटना चाहिए। नोट्स बनाएं, आगे बढ़ें। आपने ये सब नाम सुने हैं, मेसेंसिफिलॉन या फिर प्रोसेंसिफिलॉन? ये सब नाम अगर पेपर में आ गए तो ढेर हो जाएंगे आप लोग। तो मैं आपको ये नाम भी आज की क्लास में पढ़ाऊंगा, हर बार ही पढ़ाता हूँ वैसे तो ये थोड़े से ध्यान रखना। डाइनसिफिलॉन क्या होता है, रोम्बेंसिफिलॉन क्या होता है, ये सब पता होना जरूरी है, बिकॉज पेपर अगर ये दे देगा तो ये मुश्किल सवाल बन जाएगा, सिंपली बिकॉज हमने पढ़ा नहीं। चलो, ब्रेन के दोस्तों 3 पार्ट्स होते हैं। क्या एक्चुअल में ब्रेन के 3 पार्ट्स होंगे या हमने क्रिएट करा होगा? ये ऑब्वियसली हमने ही क्रिएट करा है। ये PIAMATEAR लिखा है। ये एक्चुअली पूरा ब्रेन एक साथ काम करता है, बस हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा काम करा है। इसके 3 हिस्से कर दिए, और हिस्से भी क्या करें, हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दिमाग के 3 हिस्से करे और नाम कैसा फर्जी रखा। फोर ब्रेन, किसने पूछा ये क्या होता है, जो आगे की तरफ है। मिड ब्रेन, ये क्या है जो मिडल में है। और एक हाइंड ब्रेन, ये कहाँ है, ये जो पीछे की तरफ।
हमने इस तरीके इसका डिवीजन करा है। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज एक बार एसएससी ने पूछा था ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो उसका आंसर 3 था। ये नहीं पूछा था क्या 3 नाम है, बस 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शंस दे रखे थे। जो 4 ब्रेन है, अब डॉक्टर को लगाए तो बेइज्जती हो गई हमारी, ये क्या नाम हमने रखा, ये तो फर्जी है। हम भी हंस रहे हैं, देखो सब मिलके कमेंट सेक्शन में। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बढ़िया करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो उन्होंने कहा ना 4 ब्रेन नहीं है, ये है प्रोसेंसिफेलॉन। मैंने कहा अच्छा जी। मिड ब्रेन नहीं है, मेसेंसिफेलॉन है। हाइंड ब्रेन HINDBRAIN। और लास्ट वाला जो है ये है रोहम्बेंसिफेलॉन। ठीक है। अब जो 4 ब्रेन है दोस्तों, उसे इन्होंने तोड़ दिया कुछ हिस्सों में, जो कि है सेरिब्रम, ऑल फैक्ट्री रीजन, हाइपोथैलेमस, और थैलेमस। अब इसमें इन्होंने कहा कि सेरिब्रम जो है ये है टेसेंसिफेलॉन, ऑल फैक्ट्री को ऐसे रहने दिया, और इन दोनों को मिलाकर क्योंकि एक साथ एक ही जगह पे होते हैं डायंसिफेलॉन कहा गया। और फोर ब्रेन जो है ये होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जो आप सेरिब्रम को भी कह सकते हैं और 4 ब्रेन को भी कह सकते हैं, क्योंकि 4 ब्रेन में ही सेरिब्रम होता है। उसके बाद मेसेंसिफेलॉन यानी मिड ब्रेन में होता है पॉन्स, PONS, बस इतना ही होता है। और हाइंड ब्रेन के अंदर जो है 2 चीजें होती हैं, मेड्यूला और सेरिबेलम। नोट कीजिए। अब हम एक एक करके इन सभी पोर्शंस को स्टडी करेंगे। मैं अनिर्बाण अगले पेज पे लिखवा दूंगा, चिंता ना करें। अगले पेज पे नहीं, आगे चल के एक जगह लिखवा दूंगा। वैसे आपके सवाल का आंसर सेरिब्रम एंड 4 ब्रेन है। अब एक एक करके पढ़ाता हूँ, स्टार्टिंग विद 4 ब्रेन। आई होप आपने नोट्स अपने बना लिए होंगे, एक बार कंफर्म करें। ठीक, बना लिए हैं तो आगे चलते हैं, पानी बाद में पियेंगे। 4 ब्रेन, नोट कीजिए। PHELON, सेकंड वाला क्या लिखा है? PONS, बस इतना ही लिखा है। अरे गिलास ही नहीं है, प्रॉपर गिलास है। हाथ थोड़े छोटे हैं मेरे, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। चलें आगे। 4 ब्रेन, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ना हम 4 ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑल फैक्टरी रीजन, ये क्या है? क्या आपको ये बात पता है 4 ब्रेन का हिस्सा है? इसे लिख के समय तो ना खराब करो, मुद्दे की बात लिखता हूँ। ये कनेक्टेड होता है नोज से। अब ऑब्वियसली नोज से कनेक्टेड है तो इसका काम क्या होगा? डिटेक्ट्स स्मेल, एक्चुअली चेंज इन स्मेल। लेकिन पेपर पूछेगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, स्मेल पे टिक करना है, नन ऑफ दीज पे टिक मत कराना। कल को वो ऑप्शन दे साइट स्मेल, आपको नहीं नन ऑफ दीज चेंज पढ़ाया था सर ने, ऐसा कुछ नहीं है। ये समझाने के लिए लिखा है चेंज इन स्मेल, पेपर के लिए स्मेल काफी है। आपने नोटिस करा होगा कभी आपके घर में हलवा वगैरह बनता है, अगर आप घर के अंदर ही है ना तो आपको इतनी खुशबू नहीं आएगी। आप घर के बाहर कोई सामान लेने गए मान लो,
तो जब आप घर के अंदर आओगे तब आपको अचानक खुशबू आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर से अंदर आते हो तो चेंज सडन होता है और आपकी नाक उसे महसूस करती है। बट अगर आप उसी जगह पे हो, आप खुद किचन में कुछ बना रहे हो, तो आपको महसूस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये चेंज जो है ना, ये डिटेक्ट करता है ऑल्फैक्टरी रीजन, हमारी नाक में ऊपर की तरफ ये होता है और ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ये पेपर का 2-3 बार सवाल है, ऑल्फैक्टरी रीजन का क्या काम होता है? आपको टिक करना है स्मेल, बात खत्म, इसमें इतना ही है। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे सेरिब्रम। सेरिब्रम जिंदगी में याद रखना, कोई अपना घिसा पिटा डायलॉग मारता हूँ क्योंकि वो काम करता है। जिंदगी में याद रखना, भ्रम से बड़ा कुछ नहीं होता। आपको एक बार भ्रम हो जाए ना किसी चीज का, फिर उसका कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पर भी वही चीज है कि भ्रम से बड़ा कुछ नहीं है। भ्रम, कौन सा भ्रम? सेरिब्रम से बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, याद रखेंगे, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। 2/3 ऑफ वेट ऑफ ब्रेन इज इक्वल टू सेरिब्रम। यानी जब भी आप अपना दिमाग ऐसे बनाते हो ना, तो उसका मेजर पोर्शन आप सेरिब्रम ही बनाते हो। ये नोट कर लीजिए, पेपर का सवाल है। अब सेरिब्रम के भी हमने कई सारे हिस्से कर दिए, जो कि करना गलत था, बट हमने कर दिए। हमने कहा सेरिब्रम इतना बड़ा है, इसके अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं, बट एक्चुअली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता। पूरा ब्रेन एक साथ काम करता है और सेरिब्रम भी, जो इसके हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, वो पूरा एक साथ ही काम करता है। तो जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक्चुअली चीजें इतनी सिंपल नहीं है, इतना क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं है। एक्चुअली चीजें मिक्स होकर काम करती है। अब जो पार्ट्स होते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रम। अब ये कौन कौन सी है? हम लोब पढ़ेंगे हैं 4, उनकी लोकेशन पढ़ेंगे और उनका फंक्शन पढ़ेंगे। अगर आपने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है तो चीज़ें काफ़ी आसान है। फ्रंटल लोब, नाम से ही आप जज कर सकते हैं कि ये फोर हेड में है, यहाँ पर। अब हम क्लास में क्या करते हैं, जब हमें आंसर याद नहीं आता, हम ऐसे सोचते हैं, या कोई टीचर, हम कहीं चीटिंग कर रहे हैं, टीचर हमें देख ले तो हो अंदर कुछ नहीं है, टन टन की आवाज़ आ रही है, क्योंकि पढ़ा ही नहीं, चिल कर रहे थे, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी होती है, थॉट प्रोसेस हमारा यहीं पे बनता है, यानी जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी मेमोरी है, वो फ्रंटल लोब से एसोसिएटेड है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे यहाँ पर टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है ईयर वाले पोर्शन में होती है, ईयर वाले इलाके में, तो इसका काम सुनने से जुड़ा है। और पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब, ये वही वाले नाम है। सिंपल सी बात है, इनके ऊपर जो हड्डी है वो पैराइटल बोन हो गई, इनके ऊपर जो हड्डी है ऑसिपिटल बोन, उसी तरीके बस नाम रखे गए हैं। ये है टॉप ऑफ हेड पे। टेस्ट और टेम्परेचर और बैक ऑफ हेड विजन। चलें आगे। नहीं रुपेश, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है यार। देखो चौथा नहीं होगा तो देखोगे यार सवाल क्या है, भाई सवाल तो देखोगे, या यूट्यूब ट्रिक? सवाल नहीं पढ़ना, सवाल तो ग्रिपों के लिए है, हम तो सीधा ऑप्शन। क्या करते हैं लोग, कुछ भी बताते हैं बच्चों को। यस चिराग, लॉजिक से तुक्का कैसे मारे। क्या बात है, जादूगर घबरा गए, जादूगर ओपी शर्मा ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को, ये जादू तो हमें भी नहीं आता। फोल्ड्स ऑफ ब्रेन या फोल्ड्स ऑफ सेरिब्रम, इन्हें कहा जाता है जाइरस और सल्कस। आपने देखा होगा ऐसे करके ब्रेन के ऊपर होता है, तो जो उठा हुआ पोर्शन होता है इसे जाइरस बोलते हैं,
और जो अंदर की तरफ से दबा हुआ पोर्शन होता है इसे सल्कस बोलते हैं। नोट करा दूंगा, पहले एक बार डायग्राम में देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। रुको, देखो, क्या समझ पा रहे जाइरस सल्कस क्या है? हिमानी बताता हूँ, चलो आगे चलो। देखिए हिमानी, मैं आपको बताता हूँ, आप जो सोच रहे हैं ना, आप सही सोच रहे हैं। प्रॉब्लम है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, इट इज टू सिंपल, मतलब टू सिंप्लीफाइड। कुछ ज़्यादा ही हमने चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। एक्चुअली ये जो हम पढ़ रहे हैं ये 100% ट्रू नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट से सिर्फ पैराइटल जुड़ा है, विजन से सिर्फ ऑक्सीपिटल जुड़ा है। हम सिर्फ इसे एग्जाम ओरिएंटेड लेवल तक बस याद कर रहे हैं। तो एक्चुअली टेस्ट से सिर्फ एक चीज़ नहीं जुड़ी है, ओवरऑल पूरा ब्रेन उसे जो है प्रोसेस करता है। चलो आगे चलते हैं। राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कंट्रोल्स लेफ्ट बॉडी और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर कंट्रोल्स राइट बॉडी। ये आपने सुना भी होगा, खुदा ना खास्ता आपकी जान पहचान में किसी को कभी पैरालिसिस से जुड़ी कोई दिक्कत हुई होगी तो आपने सुना होगा कि बॉडी का एक पोर्शन, लकवा सुना होगा, देसी भाषा में बोलते हैं, और भी कई नामों से जाना जाता है। उसमें क्या होता है, बॉडी का एक पोर्शन ऑलमोस्ट डेड हो जाता है और दूसरा पोर्शन जो है वो आपका काम करता रहता है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि ब्रेन का एक पोर्शन डेड हो जाता है, दूसरा पोर्शन चलता रहता है। तो राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है। अब कुछ डेटा मैं आपको जो है समझाना चाहता हूँ, स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। देखो, एक काम करें, 2-4 मिनट के लिए ज़रा डेटा को रीड कर ले जो मैं कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ। देखो, पहले पढ़ लेते हैं। आराम से इसे रीड करते हैं। क्या मैं एक काम करूँ, अब यहाँ से कुछ पोर्शन आपको समझाकर आपको ये फाइल होमवर्क में दे दूँ, उससे आप अपने नोट्स बना सकते हो, बिकॉज़ वो लंबी-लंबी लाइनें हैं, मैं उसे सिंपली कॉपी पेस्ट करके समय नहीं खराब करना चाह रहा। ये फाइल मैं आपको दे दूँगा, आप आराम से घर पे उसके नोट्स बना लेना। मैं सेरिब्रम का बचा हुआ पोर्शन आपको यहीं पे क्लास में समझा देता हूँ। देखो, वो कह रहा है जी, सेरिब्रम जो है वो 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। एक मिनट। सेरिब्रम जो है वो 2 हिस्सों में टूटा हुआ है। अरे! टूट जा। हाँ, ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो 2 हिस्से होते हैं आपस में चिपके हुए होते हैं एक चीज़ से जिसे कॉर्पस कैलोजम बोलते हैं। ये थोड़ा-सा नाम ध्यान रखना, जिसका काम होता है मैसेज को इधर से उधर फेंकना, इधर से उधर भेजना। रुको, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। पहले तो आप इसे ऑब्ज़र्व करो, या फ़ोटो को समझ पा रहे हो। टेम्पोरल लोब साइड में हो गई, ऑक्सीपिटल लोब पीछे की तरफ हो गई, यहाँ पर आँखें हैं, ये आँख है, ठीक है? ऑक्सीपिटल लोब पीछे है, टेम्पोरल लोब साइड में है, फ्रंटल लोब आगे की तरफ है, पैराइटल लोब ऊपर की तरफ है, और इसमें और भी कुछ ब्रोका एरिया वगैरह है, वो सब कंटेंट आपको आगे दिखाता हूँ मैं। फ्रंटल लोब, जिसमें मैंने आपको वहाँ पे बताया, जिसका काम जो है वो मेनली होता है आपके थॉट्स को आपको रीगेन कराना, आपके माइंड में फिर से लेके आना, मेमोरी से एसोसिएटेड। उसके और भी कई सारे काम होते हैं। अब देखो, जो इमोशंस हैं, ये तो हमारा हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल करता है, याद है आपको? शायद मैंने आपको बताया होगा, हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में, यहाँ पर भी पढ़ाऊँगा आने वाली क्लास में। तो वही वाली बात है कि पूरा ब्रेन एक ही है, वो तो हमने उसे टुकड़े करके समझने की कोशिश की है। एक्चुअली सब एक साथ है। जजमेंट, प्लानिंग, ये सब जो है हमारे फ्रंटल लोब से जुड़ा है। हमारा बोलने और लिखने वाला जो कला है, वो ब्रोका एरिया से जुड़ी है। तो क्या अगर आपसे ब्रोका एरिया का सवाल पूछते तो आप बता देंगे? ब्रोका एरिया जो है सेरिब्रम का हिस्सा है, सेरिब्रम की फ्रंटल लोब का हिस्सा है, और ये हमें लिखने में और बोलने में मदद करता है, ठीक है? बॉडी मूवमेंट, हमारे जो बॉडी मूवमेंट है उससे मोटर स्ट्रिप जुड़ी है, ये भी फ्रंटल लोब में ही आपको देखने को मिलता है। क्या आप पहली पेज को समझ पाए? जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कायदे से दिशा, वो सारी बातें आपके नोट्स में जानी चाहिए। इस वजह से फुर्सत से आपको समय दिया जा रहा है, आराम से कल आराम से इस डेटा को आप नोट कर लेना। सेम आंसर फॉर यू शिवराज, ठीक है? देखिए ऑलरेडी जो थ्योरी का निचोड़ है उसे और मत निचोड़वाइए, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। ये ऑलरेडी किताबों में से मल्टीपल किताबों को रेफर करके ये सब टाइप करा गया है। अब इसमें से और छोटा करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। पैराइटल लोब जो है, इसमें मैंने आपको मेन टेम्परेचर वाली बात बता दी है। बाकी विजन यहाँ पर भी आपको दिखेगा, हियरिंग भी यहाँ दिखेगा। आई होप हिमानी आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि वो टंग कैसे जुड़ी है, उससे एक्चुअली नहीं जुड़ी, वो बस हम ही जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीपिटल लोब मेनली विजन से एसोसिएटेड है, और टेम्पोरल लोब जो है समझ पा रहे हैं यहाँ तक? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सुनने वगैरह से एसोसिएटेड। अब हम चीज़ों को सुनते हैं और हम प्रोसेस कर लेते हैं उसे। जैसे आप मेरी बातों को सुन के, क्या आप साथ-साथ उसे प्रोसेस कर पा रहे हैं? आपको मेरी सारी बातें समझ आ रही हैं? ऑलमोस्ट, है ना? लेकिन यही अगर आप जर्मन सुनेंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगी, भले ही सुनने में मज़ा आएगा।
लेकिन अगर आप मान लेते हैं कोई ऐसी भाषा सुनते हैं जो आप बहुत बार पहले सुन चुके हैं, तो आपको ये पता होगा कि कौन सी लैंग्वेज है। जैसे टिंग टोंग टुंग टुंग करके आवाज़ आ रही है, तो आप समझ जाओगे चाइना की भाषा है। अगर आपको कुछ बहुत ही भारी बेस में आवाज़ आ रही है, तो हो सकता है आप समझ जाओ कि रशियन या यूक्रेनियन भाषा है। ऐसा होता है ना, जापानीज़ भाषा का जो एक्सेंट है वो अलग होता है रशियन भाषा से, उसका अलग होता है यूरोपियन इंग्लिश से, अमेरिकन इंग्लिश से, इंडियन इंग्लिश, थोड़ा-थोड़ा फ़र्क आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो हम बोलते हैं, इसे हाथों-हाथ प्रोसेस करने की क्षमता टेम्पोरल लोब के वर्निक्स एरिया से आती है। ये बस आपको अपने पास नोट करना है और बस पहचानना है। ठीक है, चलें आगे। अब ये आपको आगे चल के बताऊँगा, अभी के लिए ज़्यादा टॉर्चर नहीं करता हूँ। एक बार इसे रीड कर लो आप। कॉर्पस कैलोजम आप समझ गए हो, ब्रेन जो हमारा सेरिब्रम है, उसमें एक लेफ्ट पोर्शन होता है, एक राइट पोर्शन होता है। वो जो 2 चीज़ों से चिपका हुआ है, ये वाला, ये आप समझ पा रहे हैं थोड़ा-थोड़ा? यहाँ पर एक बाउंड्री होगी ना, लेफ्ट और राइट, मतलब मैंने मार्क उल्टा करा, लेफ्ट और राइट, ये जिस चीज़ से चिपके हैं, वो जो है आपका बीच वाला हिस्सा हो गया, ठीक है? और इसके ऊपर जो है कौन-सा लिक्विड होता है मैं आपको बता चुका हूँ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये आप दोबारा से देख सकते हैं, ये आँखें हैं उस इंसान की जिसका ये दिमाग है। सेरिबेलम वगैरह आपको कल की क्लास में पढ़ा दूँगा। ठीक है? समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक? आपकी तबीयत ठीक है? चलिए, एक बार इसे रीड कर लीजिए। ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। अगर स्ट्रोक राइट साइड पे आता है, तो लेफ्ट पोर्शन जो है पैरालाइज़ हो जाएगा। एक बार इसे रीड करिए। तभी अधिकतर लोग आपको, क्योंकि लेफ्ट हेमिस्फीयर डोमिनेंट है, तभी अधिकतर लोग आपको राइट हैंड से लिखते हुए दिखते हैं। अनिर्बान, कहानी कुछ ऐसी है कि हम एक इंसान को देखते हैं, मान लेते हैं बैक से, तो उस इंसान का ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया और यहाँ उसका ब्रेन है। तो ब्रेन भी 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, ये राइट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ये लेफ्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये राइट पोर्शन ऑफ द ब्रेन जो है उसके लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन उसके राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। यस विशु। देखिए, डोमिनेंट का मतलब एक बहुत ही सिंपल सा शब्द है। डोमिनेंट का मतलब इसके चांसेस ज़्यादा है। ऐसा नहीं है यही होगा। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, राइट हैंड से लिखते राइट हैंड से क्रिकेट खेलते हैं, है ना? बहुत सारे लोग ऐसे जो लेफ्ट हैंड से लिखते लेफ्ट हैंड से क्रिकेट खेलते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो लिखते राइट हैंड से, मान लेते हैं खेलते लेफ्ट हैंड से, या इससे उल्टा लिखते लेफ्ट हैंड से खेलते राइट हैंड से। तो मतलब ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ह्यूमन्स में होते हैं, बट जनरली जो होता है वो स्क्रीन पर लिखा गया है। जैसे बोर्ड पे मैं लेफ्ट से भी लिख लेता हूँ, बहुत क्लियर। अब तो मेरी आदत छूट गई है कई साल से। पहले स्कूल टाइम में मैं बोर्ड पे लेफ्ट हैंड से बिल्कुल प्रॉपर लिख लेता था, राइट हैंड से बिल्कुल प्रॉपर लिख लेता था। दोनों एक साथ नहीं, वो वीरू शास्त्री बुद्धि वाला इस्तेमाल हिसाब नहीं है। बट हाँ, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लेफ्ट से भी आराम-आराम से लिख लेता था, राइट से भी जो है लिख लेता था। बट अब ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आदत छूट चुकी है। ठीक है? आगे चलें। जैसे मैं कोई गेम खेलता हूँ, क्रिकेट हो गया या टेबल टेनिस हो गया, वो मैं लेफ्ट से खेलता हूँ, लेकिन मैं लिखता राइट हैंड से हूँ। तो ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है? और बट जनरली जैसा होता है वो स्क्रीन पर लिखा जा रहा है। ठीक है? मैं बचपन में बताते हैं कि मैं लिखता भी लेफ्ट हैंड से था, बट मेरे घर वालों को मुझे पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती थी। जैसा मेरी मदर बताती हैं, तो उन्होंने जो है ज़बरदस्ती मुझे राइट हैंड से लिखना सिखा दी। मतलब ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। मुझे नहीं पता ऐसा मेरे साथ क्यों करा मेरे घर वालों ने। मतलब मेरी पूरी प्राइमरी एजुकेशन मेरी मदर ने ही कराई है। तो वो मुझे यही बताती हैं कि क्योंकि मुझे पढ़ाने में तकलीफ होती थी, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड छुड़वा के राइट हैंड करा दी। मैंने कहा यार ये तो नुकसान हो गया। आगे चलते हैं। रीड कर लीजिए एक बार, सिंपल सी बात है सारी की सारी। ये मैं आपको पढ़वाने के लिए लेके आया हूँ, इस लाइन को रीड कीजिए। ये इसलिए लेके आया हूँ जिससे आप एक्चुअली समझ पाएँ कहानी क्या है। अगर आपने भेजा हुआ है प्रहलाद तो मैं भी देखने की कोशिश करूँ। ठीक है, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू पे हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं, बट एक्चुअली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मेजॉरिटी पोर्शन मैंने आपको जो सेरिब्रम से एसोसिएटेड है वो तैयार करा दिया है। ये फाइल मैं आपको अपडेट सेक्शन में दे दूँगा। मैं एक बात फिर आपको कहना चाहूँगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपने फाइल जिसे भेजनी है, नहीं भेजनी, जो भी करना है करो। ये आपके खुद के अंदर समझ होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, अपना सिलेक्शन या किसी और का सिलेक्शन, है ना? तो समझदार बनें, अपना नुकसान ना करें। बेवकूफ़ी जिसे कहते हैं, कड़वी बात लगेगी बट मैं साफ बोलूँगा, वो ना करें। दुनिया से अच्छा बनने के लिए कंटेंट ना बाँटें। पहले अपना सिलेक्शन कराएँ, इट इज़ अल्टीमेटली अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। पहले आपका सिलेक्शन होगा तभी जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। इस बार वैकेंसीज़ बहुत कम है। आई होप आप इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। जिनका 22 बेकार गया है वो पूरी ज़िंदगी खुद को कोसेंगे अगर उनका 23 2-4 नंबर से रह गया।
ये बात मुझसे बेहतर तो वो खुद ही हर रोज़ अपने आप को कहते होंगे। तो कोशिश कीजिए अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है? चलो, मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। थैंक यू सो मच रुपेश। ये मैं फाइल आपके लिए अपडेट सेक्शन में डाल देता हूँ दिव्यांश। सबके लिए एक इम्पोर्टेंट बात, फाइल्स में क्या-क्या नोट करना है। आप एक काम करें, फाइल को ओपन करें, स्लाइड नंबर 1 से स्लाइड नंबर लास्ट तक जाएँ, जो-जो डेटा आपको नया दिखे वो सब नोट कर लें इन शॉर्ट, ठीक है? चलो, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय, थैंक यू।